वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा जो वीडियो आज के वीडियो में हम ब्लड का जो ब्लड कोगुलेशन वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्लड है, उसमें ब्लड का कोगुलेशन किस तरीके से होता है, कि ब्लड क्लॉट किस तरीके से होता है। ठीक है, जो कि हमारा प्लेटलेट्स वर्क करता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ तो हम यही देखते हैं कि जो हमारा ब्लड कोएगुलेशन होता है, ब्लड कोएगुलेशन होता है, वो एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू एक जेल लाइक जो हमारा ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो एक प्लग का फॉर्मेशन करता है। और प्लग का फॉर्मेशन करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन। और ये क्यों होता है? ये होता है हमारी हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए। जब किसी कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है और हमारी जो ब्लड वेसल से ब्लड लॉस होने लग जाता है, तो उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए जो हमारा ब्लड है उसमें जो प्लेटलेट्स है वो प्लग बनाती है, एक ब्लड का क्लॉट बनाती है जो कि ब्लड को होल्ड कर ले, वेसल्स के अंदर ही होल्ड कर दे, उसको एग्जिट आउट ना होने दे। तो इसकी जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस। पहली चीज़, कोएगुलेशन में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कोएगुलेशंस में कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला फैक्टर वन। फैक्टर वन जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन फैक्टर पहला फैक्टर जो है हमारे ब्लड कोएगुलेशन का, उसे हम बोलते हैं फिब्रिनोजन। देन सेकेंड फैक्टर होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन थर्ड होता है हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फोर्थ होता है, फोर्थ फैक्टर होता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम फिफ्थ फैक्टर हमारा होता है प्रो एसिलेरिन। प्रो एसिलेरिन। ठीक है। सिक्स जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है प्रो कॉन्वर्टिन। कॉन्वर्टिन प्रो कॉन्वर्टिन फैक्टर। सेवंथ जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा एंटी हेमोफिलिक। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एट्थ फैक्टर, सेवेंथ फैक्टर हमारा होता है प्रो कन्वर्टेन। प्रो कन्वर्टेन फैक्टर। प्रो कन्वर्टेन फैक्टर। एट्थ फैक्टर हमारा होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाइन्थ जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लास्टिन सी। ये होता है हमारा नाइन्थ फैक्टर। और हमारा 11 फैक्टर होता है
प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा फैक्टर आता है फैक्टर 12। फैक्टर 12 जो हमारा होता है वो होता है हमारा हेगमैन फैक्टर। हेगमैन फैक्टर, हेगमैन फैक्टर। और हमारा 13 जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इस तरीके से हमारे 13 फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म। अब इसकी प्रोसेस किस तरीके की होती है, तो इसके 2 वे होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वे। इंट्रिंसिक वे यानी कि ब्लड वेसल के अंदर। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक जो होता है वो होता है बाहर, आउटसाइड, ठीक है। कि ब्लड वेसल के अंदर अगर कोई है डैमेज हुआ है टिश्यू का, जिसकी वजह से जो है ब्लड वेसल्स जो है वो रप्चर हो गई है, और अंदर ही जो है ब्लड वेसल्स में अंदर ही ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसके लिए क्या होता है, उसमें हमारे इन्वॉल्व होते हैं कुछ फैक्टर्स, जो कि कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला फैक्टर हमारा इन्वॉल्व होता है 12 फैक्टर। ये 12 फैक्टर कन्वर्ट हो जाता है हमारे 12A में। 12A में कन्वर्ट हो जाता है। 12A में कन्वर्ट होने के बाद ये 12A कन्वर्ट होता है हमारे 11 फैक्टर में। 11 कन्वर्ट हो जाता है 11A में। फिर 11A के बाद 11A कन्वर्ट होता है हमारा 9 में, और 9 कन्वर्ट हो जाता है 9 10th A में, ठीक है। 10th A में कन्वर्ट हुआ। 10A कन्वर्ट हो जाता है हमारी 9 में, फिर 9 कन्वर्ट होता है 10th में। और इससे क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है। 10A के बाद प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है। पहली चीज ये तो इंट्रिंसिक में था। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है 7 फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। 7 फैक्टर्स में क्या होता है, जब कोई भी टिश्यू ट्रॉमा हो जाता है, कोई टिश्यू ट्रॉमा की वजह से 7 फैक्टर एक्टिवेट होता है। 7 फैक्टर क्या करता है, 10 पे एक्ट करता है, और 10 फैक्टर फिर 10A में कन्वर्ट हो जाता है। ये 10A फैक्टर कैल्शियम के साथ मिलके और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देते हैं। प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देते हैं। अब इंट्रिंसिक का एक्टिवेशन, इंट्रिंसिक में किसने एक्टिवेट किया, 10A ने एक्टिवेट किया। एक्सट्रिंसिक में 10A ने एक्टिवेट किया। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होने से क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन पॉजिटिव फीडबैक, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है, और ये थ्रोम्बिन जाके क्या करता है, फिब्रिनोजन के साथ कनेक्ट होके, फिब्रिनोजन के साथ कनेक्ट होके, और फिब्रिनोजन के साथ ये ब्लड क्लॉट कर लेते हैं, ब्लड को क्लॉट कर लेते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो कि क्या करता है, हमारे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे ब्लड कोagulation में, इंट्रिंसिक पथवे और एक्सट्रिंसिक पथवे के थ्रू, जो हमारे
जो फैक्टर्स हैं वो पहले प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होने के बाद ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और फिर थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन मिलकर क्या करते हैं, थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन मिलकर एक फिब्रिन बनाते हैं। फिब्रिन जो होता है वो हमारा ब्लड क्लॉट करने में हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड कोagulation का मैकेनिज्म होता है। तो आज हमने जाना कि ब्लड कोagulation मैकेनिज्म क्या होती है, ब्लड कोagulation जो मैकेनिज्म है उसकी प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन 13 फैक्टर्स के नाम जाने हम लोगों ने। 13 फैक्टर्स को जानने के बाद हमने देखा कि वो किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं हमारे कोagulation मैकेनिज्म के अंदर। तो इंट्रिंसिक पथवे और एक्सट्रिंसिक पथवे के थ्रू हमारे जो है कोagulation फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है, और फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ मिलके फिब्रिन बनाता है, और उस फिब्रिन से हमारे ब्लड में कोagulation होता है। हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट के फॉर्म में जनरेट होता है। तो ये था हमारा ब्लड कोagulation मैकेनिज्म। आज के इस वीडियो में हमने देखा ब्लड कोagulation मैकेनिज्म के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।